वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स इन लिक्विडेशन में जो हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देख रहे हैं, इसमें कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मैंने आपको दिए थे करने के लिए। इसमें कुछ पॉइंट्स में कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि उसको मैं कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से वो फिगर निकली है। तो मैं 1 बाय 1 जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप या 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगी कि हर एग्जाम्पल में जो लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज से हमको किस तरीके से फाइनल अमाउंट निकालनी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी से कितना पैसा हमें लेना है, कितना उन्हें हमें लौटाना है। तो इस एग्जाम्पल जो मैंने आपको असाइनमेंट 6 में जो दिया था उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसमें शेयर कैपिटल है हमारी, प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 लाख रुपीज़, इक्विटी शेयर्स हैं 10 लाख रुपीज़। ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है। जो पेड अप कैपिटल है उसमें प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे 10 लाख रुपीज़ फुली पेड अप हैं। इक्विटी शेयर्स यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं। 5000 शेयर्स पर 60 रुपीज़ पेड अप है और 5000 शेयर्स पर 50 रुपीज़ पेड अप। दो डिफरेंट कैटेगरी की इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास। रिजर्व एंड सरप्लस है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिवेंचर हैं 4 लाख के, जिससे 1 ईयर का इंटरेस्ट भी हमको पे करना है जो आउटस्टैंडिंग है स्टिल हमारा। बैंक ओवरड्राफ्ट 3,03,000। ट्रेड क्रेडिटर्स 7,42,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1,05,000। असेट्स दे रखी है हमको। अदर इन्फॉर्मेशन में कह रखा है कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 2 साल से बकाया, यानी प्रेफरेंस शेयर्स पे हमको 2 ईयर्स का डिविडेंड भी पे करना है इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करने से पहले। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग से हमें पैसा जो रियलाइज़ हुआ है वो 9,84,000 है। इसे स्टॉक पे दे रखा है, प्लांट मशीनरी और डेटर्स पे दे रखा है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं हमारे 54,000 के। लिक्विडिटी रेम्यूनरेशन जो है वो वसूल की गई राशि पर 3% हमको देना है। यहाँ पे पेमेंट पे नहीं है, सिर्फ वसूल की गई राशि पर ही कमीशन है 3%। समापन पर चुकाया गया आयकर 44,500, ये हमारा चला जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हमें जो टैक्स पे करना पड़ा है, जो टैक्स पे करना पड़ रहा है 44,500, ये भी हमारा प्रेफरेंशियल में ऐड हो जाएगा। यह मानते हुए कि अंतिम भुगतान 31 मार्च 2020 को हो गए, निस्तारक के अंतिम भुगतान का विवरण हमें तैयार करना है। तो देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसमें सबसे पहले हमारा डेबिट साइड आ जाएंगे रिसिप्ट्स, संपत्तियों से हमें कैसे कैसे पैसा मिला है। तो ये हमारा आ जाएगा असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स में आ जाएंगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट मशीनरी एंड डेटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारी 9,84,000। स्टॉक इन ट्रेड जो है हमारा 1,63,000। प्लांट एंड मशीनरी 7,12,000। बुक डेट्स 11,91,000। ये पैसा हमें वसूल हुआ है। अब पेमेंट में सबसे पहले हम करेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है हमारा 3। यहाँ पे हम निकालेंगे फर्स्ट लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। ये है हमारा 3% ऑफ असेट्स जो वसूल हुई है। यहाँ पे वसूल हुई राशि है हमारी 9,84,000 प्लस 1,63,000 प्लस 7,12,000 प्लस 11,91,000। चारों असेट्स को जोड़ देंगे, टोटल पैसा आ जाएगा हमारा। तो ये निकल जाएगा 3% ऑफ 30,50,000, यानी हमारा रेम्यूनरेशन आ जाएगा 91,500 रुपीज़। तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन दिखा देंगे हम 91,500 रुपीज़। इसके बाद आ जाएगा हमारा लिक्विडेटर एक्सपेंसेस। लिक्विडेटर एक्सपेंसेस ये हमें दे रखे हैं तो क्वेश्चन में 54,000।
इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते समय यदि आपके पास चुकाने के लिए सफिशिएंट पैसा है, यानी सारे आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का पेमेंट होने के लिए हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, तो हमें ये जो ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो उसको सिंपल ऑर्डर में भी दिखा सकते हैं, यानी प्रेफरेंशियल को पहले दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम डिबेंचर होल्डर, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, देन प्रेफरेंशियल, देन क्रेडिटर्स, सिंपल जैसे सूचना हमें क्वेश्चन दे रखी है हम उस ऑर्डर में भी पेमेंट कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा यदि पैसा सफिशिएंट है तो। यदि पैसा सफिशिएंट नहीं है तो फिर हमें ऑर्डर फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहले हम पे करते हैं प्रेफरेंशियल को, देन डिबेंचर्स हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर यदि आपको बुक के सॉल्यूशन में ऑर्डर डिफरेंट हो तो आपको कोई उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो ऑर्डर इसलिए चेंज होगा, इसके अंदर सिंपल ऑर्डर दिखा दिया होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट पैसा है लौटाने के लिए। तो हम यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये सारे पॉइंट्स आपको वर्किंग नोट्स में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिखाने हैं, क्योंकि इसके भी मार्क्स एग्जाम में होते हैं। तो वैसे चाहे सिंपल फिगर आप निकालेंगे प्रेफरेंशियल, तो भी आप इसको वर्किंग नोट्स में दिखाने की हैबिट डालिए ताकि इसके भी मार्क्स आपको मिल जाएं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एक हमको दे रखा था, बुक्स में ऑलरेडी मेंशन थे आपको 1,05,000 हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऑलरेडी दे रखे थे। इसके अंदर 1,05,000 और टैक्स दे रखा है जो हमको पेबल है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। टैक्स था हमारा 44,500, दिस इज इनकम टैक्स पेबल। ये भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि विद इन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन से विद इन 12 मंथ्स, प्रिसीडिंग विद इन 12 मंथ में कोई भी अमाउंट यदि गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करनी होती है, वो भी हमारी प्रेफरेंशियल में इंक्लूड होती है। तो टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे 1,49,500। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिखा देंगे 1,49,500। इसके बाद आ जाएंगे हमारी डिबेंचर विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पर डिबेंचर हैं हमारे 4 लाख रुपीज़ के, जिसपे इंटरेस्ट है हमारा 15% और 1 साल का इंटरेस्ट हमारा ड्यू है। तो डिबेंचर आ जाएगा हमारा 4 लाख प्लस 15% ऑफ 4 लाख, तो देन 4 लाख प्लस 60,000। तो टोटल जो हमको डिबेंचर्स को अमाउंट पे करनी है वो हमको करनी है 4,60,000 की। इसके बाद आ जाएंगे हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर्स। अनसिक्योर क्रेडिटर्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं बुक्स में। एक तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा 3,03,000 एंड 7,42,000। तो अनसिक्योर में 2 फिगर आ जाएंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट 3,03,000, ये भी अनसिक्योर्ड है क्योंकि हमने सिक्योरिटी में इसको कुछ भी नहीं दे रखा है, और क्लियर दे रखे हैं ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 7,42,000। तो टोटल हमारा आ जाएगा ये 10,45,000 रुपीज़। नेक्स्ट पेमेंट करेंगे हम प्रेफरेंशियल होल्डर को। प्रेफरेंशियल होल्डर्स, इसमें सबसे पहले आ जाएगी हमारी प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल जो हमको यहाँ पे दे रखी है 10 लाख रुपए की। इस पे डिविडेंड रेट है हमारी 12%, और क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारा 2 वर्षों से प्रीसीडिंग 2 ईयर से डिविडेंड हमारा बकाया है, जिसका भुगतान हमको एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इक्विटी शेयर से पहले पे करना है। तो कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर हमारी ₹10 लाख। इसमें ऐड कर देंगे हम एरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड फॉर 2 ईयर्स। तो ये निकल जाएगा हमारा डिविडेंड की जो रेट है वो हमारी है 12%। तो 12% ऑफ 10 लाख निकाल देंगे हम फॉर 2 ईयर्स। ये हमारा निकल जाएगा
₹12,40,000। तो टोटल क्लेम जो हमको पे करना है प्रेफरेंशियल होल्डर को वो है हमारा 12,40,000। यानी यहाँ तक जो हमको टोटल पेमेंट करना है, एक बार हम निकाल लेते हैं ताकि इक्विटी शेयर होल्डर का हम देख सकें कितने पेमेंट करना है। तो टोटल पेमेंट हमारा यहाँ तक जो हुआ है वो हो गया 91,500 प्लस 54,000 प्लस 1,49,500 प्लस 4,60,000 प्लस 10,45,000 एंड 12,40,000। टोटल हमने पेमेंट जो यहाँ तक किया है वो है हमारा 30,40,000। प्रेफरेंशियल होल्डर तक हमने जो पेमेंट किया है वो है हमारा 30,40,000 और टोटल पैसा जो हमको वसूल हुआ था वो था हमारा 30,50,000। अब यहाँ पर देखिए हम इक्विटी शेयर होल्डर को किस तरह से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारे दो तरह के इक्विटी शेयर होल्डर हैं। एक है 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच 60 पेड अप एंड अदर 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 50 पेड अप। तो यहाँ पे जो क्लेम है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का, उसमें दो तरह की कैपिटल है। एक हमारी 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 60 पेड अप and second is 5,000 equity shares of 50 paid up। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जब भी हम सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं तो तरीका ये होता है, यदि हमारे पास इक्विटी शेयर्स एक से अधिक कैटेगरी के हैं यानी पेड अप वैल्यू उनकी अलग अलग है लेकिन फेस वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट डिफरेंट तरीका ये होता है कि जिसने हमें एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट किया हुआ है पहले हम उसको रिफ़ंड करेंगे। उसको रिफ़ंड करने के बाद जब बाकी शेयर्स एक सेम कैटेगरी पे आ जाएंगे उसके बाद बचा हुआ पैसा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि 5,000 शेयर्स ने 60 पेड अप किया हुआ है और अदर 5,000 शेयर्स होल्डर ने 50 पेड अप किया हुआ है। यानी फर्स्ट जो 5,000 शेयर्स हैं उन्होंने हमको 60 माइनस 50 यानी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है। तो पहले हम इनका पेमेंट करेंगे एक्स्ट्रा। इसके लिए हमें चाहिए 5,000 इंटू 10 50,000 यानी 50,000 रुपीज़ हमारे पास पैसा होना चाहिए जो हम पहले पे करेंगे 5,000 शेयर्स को जिन्होंने हमको 10 रुपये एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। इसके बाद जो रिमेनिंग पैसा बचेगा वो पूरे 10,000 शेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तरीका हम तब फॉलो करते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है लौटाने के लिए, यानी डिफरेंस को कवर करने के लिए पैसा सफिशिएंट है, तो हम इस तरीके से पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमारे पास पैसा है 30,50,000 जिसमें से हमने 30,40,000 का पेमेंट कर दिया है, यानी हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही बच रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, जबकि हमें दोनों का बैलेंस बराबर करने के लिए हमें चाहिए 50,000 रिक्वायर्ड है हमारे, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, पैसा सिर्फ हमारे पास 10,000 है। तो यदि सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास बैलेंस को जो डिफरेंस है दोनों शेयर होल्डर का, उनको डिफरेंस को कवर करने के लिए भी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो फिर तरीका जो होगा सॉल्व करने का उसमें हम निकालेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर। उस सिचुएशन में जो सॉल्व करने का तरीका होगा उसमें हम निकालेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर पर इक्विटी शेयर। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, जब भी दो डिफरेंट कैटेगरी के शेयर्स हैं, क्योंकि और एग्जांपल में आप फिर कंफ्यूज होंगे, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। यदि दो कैटेगरी के या दो से अधिक कैटेगरी के हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं पेड अप की कंस्टिट्यूशन में, तो पहले हम देखेंगे हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है। यदि इतना पैसा अवेलेबल है हमारे पास कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है पहले हम उन्हीं को लौटा सकें और फिर भी कुछ पैसा बचता है, तो पहले जिसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है उसको हम पैसा लौटा देंगे। उसके बाद चूँकि सब शेयर सेम कैटेगरी के हो जाएंगे तो बचा हुआ जो शेयर्स है वो सब में इक्वली बांट दिया जाएगा। लेकिन यदि सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है, जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ अवेलेबल अमाउंट जो है वो सिर्फ हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, जबकि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट है 50,000 की। यदि ऐसी सिचुएशन है तो फिर हमको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर, यानी हम डेफिशिएंसी निकालेंगे कितना पैसा हमें चाहिए चुकाने के लिए और कितना पैसा पर हमारे पास अवेलेबल है।
तो यहाँ पे हमें लौटाने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी रिटर्न, जो हमको पैसा लौटाना है वो 5000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 60 ईच। यहाँ उसको हमको लौटाना है ₹3 लाख, और सेकंड कैटेगरी में चाहिए हमें 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच, ₹2,50,000। टोटल पैसा हमको चाहिए इनको लौटाने के लिए 5,50,000। ये टोटल इतना पैसा हमें चाहिए लौटाने के लिए, जबकि हमारे पास जो सरप्लस अवेलेबल है वो सिर्फ अवेलेबल है हमारे पास 10,000 रुपीज़। यानी जो डेफिशिएंसी हमें हो रही है वो हो रही है हमको 5,40,000 की। यानी इस सिचुएशन में सबसे पहले हम निकालेंगे, जैसे फर्स्ट कैटेगरी में 5000 शेयर्स ने 60 रुपीज़ दे रखी है, तो हमको 60 रुपीज़ लौटानी है, तो पैसा आपको चाहिए 3 लाख रुपए। सेकंड कैटेगरी के 5000 शेयर्स ने हमको दे रखे हैं 50 ईच, तो यहाँ पे हमें 2,50,000 रुपीज़ के एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो टोटल पैसा जो हमको चुकाने के लिए चाहिए वो चाहिए 5,50,000। हमारे पास अवेलेबल हैं केवल 10,000, तो जो डेफिशिएंसी है वो हमारी हो जाएगी 5,40,000 की। अब हम निकालेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर। डेफिशिएंसी पर शेयर, तो डेफिशिएंसी इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डेफिशिएंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल डेफिशिएंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे टोटल डेफिशिएंसी है हमारी 5,40,000 की, टोटल शेयर्स हैं हमारे 5,000 प्लस 5,000 यानी 10,000 शेयर्स। तो हमारी डेफिशिएंसी आ जाएगी 54 पर शेयर, यानी हर शेयर को 54 रुपीज़ का हमको डेफिशिएंसी यानी लॉस उनको बियर करना है। यानी एवरी शेयर होल्डर विल बी बियर every equity shareholder will be bear a loss of ₹54 पर शेयर। यानी हर शेयर होल्डर को 54 रुपीज़ की यहाँ पे लॉस बियर करना है। अब यदि किसी ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है तो हम उसको पैसा लौटा देंगे, और किसी ने कम पेमेंट किया है तो उसको हम पैसा उनसे हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी शेयर्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी 60 पेड अप, सेकंड कैटेगरी में है हमारे 50 पेड अप। इसमें से हम लेस कर देंगे डेफिशिएंसी पर शेयर जो हमारी आ रही है 54। यानी फर्स्ट कैटेगरी की शेयर्स को 54 रुपीज़ की डेफिशिएंसी बियर करनी है। उसने पेमेंट किया है 60 रुपीज़, तो इन्हें हम 6 रुपीज़ का पे करेंगे। यानी इनको हम पे करेंगे 6 रुपीज़, या रिटर्न करेंगे इनको टू बी रिटर्न। इसमें इनको लॉस बियर करना है 54 रुपीज़ का, इसने पे कर रखा है सिर्फ 5 रुपीज़, ये हमको 4 रुपीज़ ये हम इनसे कॉल करेंगे, वाले यानी पे करेगा कंपनी को, विल बी पे टू कंपनी। तो यहाँ पे 4 रुपीज़ हम कॉल करेंगे सेकंड कैटेगरी शेयर से, और 6 रुपीज़ हम पे करेंगे फर्स्ट पर शेयर। अब जब पैसा हम इनसे कॉल करेंगे तो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी से हम कॉल कर रहे हैं, तो कॉल हमारा आ जाएगा रिसिप्ट साइड, कॉल्स ऑन 5,000 रुपीज़ 50 पेड अप शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर। यानी सेकंड कैटेगरी जिन्होंने 50 पे किया था वो हमको पे कर रहे हैं 4 रुपीज़ का, तो ये पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20,000। टोटल पैसा हमारे हाथ में हो जाएगा यहाँ पर 30,70,000। और फर्स्ट कैटेगरी शेयर्स को हम लौटाएंगे 6 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा
इक्विटी शेयर होल्डर refund on 5,000 shares एट द रेट ऑफ 6 ईच। इनको हम लौटा देंगे 30,000 रुपीज़। तो इस तरह से सॉल्व होगा कि हम 20,000 रुपीज़ तो कॉल करेंगे और 30,000 रुपीज़ यहाँ पे हम पे करेंगे 5,000 शेयर्स को, उन पे रिसीव करेंगे 5,000 शेयर्स पे। तो ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का, तब जब हमारे इक्विटी शेयर्स डिफरेंट कैटेगरी के पेड अप हों और हमारे पास को लौटाने के लिए सफिशिएंट